हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपने छुट्टियों का यूटिलाइजेशन मजे से कर लिया होगा। तो हो गया चैप्टर रिवाइज। आज स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर अपनी इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आज अपन जिस चैप्टर की बात करने जा रहे हैं वो है अपने पास में हैलोजन डेरिवेटिव्स, यानी कि हैलोजन व्युत्पन्न की आज अपन करने वाले हैं बात। देखो, हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर अपन किसी भी एक हाइड्रोकार्बन के अंदर से, एक हाइड्रोकार्बन है मेरे पास में, इसका मैंने ये जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस करवाया है एक्स के साथ में, और उसके थ्रू अपन इस टाइप के कंपाउंड्स बना करके ला रहे हैं जिसके अंदर एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट एक हैलोजन के साथ अपन ने किया है, उनको अपन हैलोजन डेरिवेटिव्स बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि ये काम जो है वो अपन एसाइक्लिक रिंग में ही करें, साइक्लिक रिंग में भी अपन ऐसा कर सकते हैं। यानी कि इस हैलोजन डेरिवेटिव को अपन दो पार्ट्स पे डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। एक तो अपन पढ़ेंगे हेलो एरीन, एक अपन पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स। देखो, इनका नाम खुद इनका अर्थ बता रहा है। हेलो मतलब हैलोजन और एरीन मतलब बेंजीन जैसे एरोमेटिक कंपाउंड। यानी इस बार अपने को इस टाइप के साइक्लिक कंपाउंड्स की, एरोमेटिक कंपाउंड की बात करनी है जिसमें हैलोजन जुड़ा हुआ होगा, इसकी किसी भी एक पोजीशन पे अपना एक्स जुड़ा हुआ होगा। बाद अपने जो हेलो एल्केन्स हैं, इस हेलो एल्केन में अपन क्या करेंगे, इस बार एक्स जुड़ा होगा वो भी एल्केन्स के साथ में। एल्केन मतलब सैचुरेट बॉन्ड अपने को यहाँ देखने को मिलेंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा। अब ये भी जरूरी नहीं है कि अपन सिर्फ एल्केन्स में ही पढ़े। ऐसा काम अगर एल्काइन में देखने को मिलता है, यानी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जैसे कंपाउंड्स में अपने को ये काम देखने को मिलता है तो अपन उनको बोल देंगे हेलो एल्काइंस। अगर अपने को यही काम एल्कीन में देखने को मिलता है तो उन्हें अपन बोल देंगे हेलो एल्कीन। तो सबसे पहले आज जो अपन चैप्टर पढ़ेंगे वो अपना यहाँ से स्टार्ट होने वाला है हेलो एल्केन्स का। ये वाला जो आज हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स वाला, ये चैप्टर दोनों ही चैप्टर अपन दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। और ये दोनों ही चैप्टर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए एज वेल एज बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। दोनों के ही सिलेबस के चैप्टर्स हैं। साथ ही 12th क्लास के स्टूडेंट्स भी ये ध्यान दे कि ये वाला जो चैप्टर है वो उनके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। नंबर 10 चैप्टर उनके हैलोजन डेरिवेटिव्स है, वो भी यहाँ पर डिस्कस हो जाएगा। तो ये वाला चैप्टर भी आप सब लोग मेरे साथ कीजिएगा तैयार। शुरू करते हैं इनके कंटेंट्स के साथ में। तो देखो बच्चों, अपना जो पहला वाला पार्ट है इस वाले टॉपिक का हेलो एल्केन वाला, उस हेलो एल्केन वाले के कंटेंट्स देख लेते हैं। हमें सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखना है, देन क्लासिफिकेशन, देन करेंगे उसका नामकरण संस्कार, फिर ढूंढेंगे उसके अंदर समावयवता को, उसके बाद पढ़ेंगे उसके बनाने की विधियां, उसके बाद अपन बात करेंगे उसकी भौतिक गुणों की, आफ्टर दैट अपन बात करेंगे रासायनिक गुणों की और साथ साथ रासायनिक अभिक्रियाओं की। सबसे इम्पोर्टेंट एकदम लास्ट वाला जो अपना ये स्पेशल केस वाला टॉपिक है, ये स्पेशल केस वाला टॉपिक है पॉली हेलो कंपाउंड्स। यानी अगर हैलोजन एक से ज्यादा आ जाए उस टाइप के कंपाउंड्स के लिए अपन किस तरीके से ये सारी चीजें फिर से पढ़ेंगे, ये अपना कंटेंट रहेगा इस चैप्टर का। 4 से 5 वीडियो लेक्चर्स के अंदर अपन इस चैप्टर को कर लेंगे खत्म। स्टार्ट करते हैं पहले वाले टॉपिक इंट्रोडक्शन के साथ। चलो अपन स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अपन क्या करेंगे कि अगर अपने पास में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन को अपन ने रिप्लेस करवाया है हैलोजन के साथ में एक्स, यहाँ पर आपका FClBrI, ये अपना हैलोजन कंपाउंड होते हैं, पर यहाँ अपन इस F को काम में नहीं लेंगे। F जो है वो लिमिटेड कंडीशंस के अंदर ही अपन काम में लेते हैं, कारण F जो है वो अपना पीरियोडिक टेबल का अपवर्त सारणी का सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता रखने वाला एलिमेंट है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है। साथ ही साथ इस एटम का जो साइज है वो भी स्मॉल है, साइज छोटा है। इन दो के कारण F जो है वो आसानी से रिएक्शंस को नहीं कर पाता है। इसके बनाने की वीडियो में भी अपन स्पेसिफिक टाइप के एक ही रिएक्शन पढ़ेंगे, स्वाट रिएक्शन। एज वेल एज जब अपन इसकी केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे तो वो भी डिफरेंट तरीके की होगी। तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं हैलोजन के केस में अपन ClBrI इनमें से किसी भी कंपाउंड को ले सकते हैं। आई के साथ भी कुछ कंडीशंस आएंगी जिनको अपन फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो, अपन ने इंट्रोडक्शन में बात कर ली कि इस हाइड्रोजन को इस एक्स के साथ रिप्लेस करवाना है और CX टाइप के कंपाउंड बनाने हैं जिनको अपन बोल देंगे कि वो सबके सब अपने हेलो एल्केन्स हैं। अब देखो, ये वाला जो CX बॉन्ड है, सबसे पहले अपन इसके नेचर की बात करते हैं। CX बॉन्ड को देखो, CX बॉन्ड में अपने को पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये वाले X के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमेशा इधर की तरफ खींचेंगे। इस कंडीशन में इस X के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा।
तो ये जो बॉन्ड पोलैरिटी है अपने पास CX बॉन्ड की, ये बॉन्ड पोलैरिटी ही इसकी केमिकल रिएक्शन एज वेल एज इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अपने काम आने वाली है। बनाने की विधियां हो चाहे रासायनिक विधियां हो, उन दोनों में ही अपने को इस बॉन्ड पोलैरिटी को ध्यान रखना है। अगर अपन बात करें इस इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में कि जनरल फॉर्मूला अपन क्या लिख सकते हैं किसी भी हेलो एल्केन का, तो जनरल फॉर्मूला में देखो अपन ने क्या किया है, अपने को पता है एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। किया क्या है, एक हाइड्रोजन को ही तो हटाया है, हाइड्रोजन की जगह पे X ही तो लाया है अपन ने, तो इस फॉर्मूले को कैसे चेंज कर देंगे, CnH2n+1, एक हाइड्रोजन अपन ने यहाँ से कम किया और एक हेलोजन को अपन ने जोड़ दिया। ये अपने पास जनरल फॉर्मूला बन के आ जाता है इन हेलो एल्केन्स का। उसके बाद अब अपन सीधा चलते हैं आगे और बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की। देखो क्लासिफिकेशन में अपन क्या करेंगे कि ये जो CX बॉन्ड अपने पास आया था वो CX बॉन्ड किस किस टाइप का हो सकता है, या वो जो हेलोजन एटम है उसके साथ अपन कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में अपन ये देखेंगे कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम, X की संख्या के आधार पर अपन इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे हेलोजन एटम्स का। किसी भी एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट अपन करवाएंगे, जरूरी तो नहीं, अपन मोर देन 1 हाइड्रोजन का भी रिप्लेसमेंट यहाँ पर करवा सकते हैं। यानी एक तो मैंने बात करी है आपसे इस कंपाउंड की जिसके अंदर मैंने केवल एक हेलोजन एटम काम में लिया है, अगर मैं 2 हेलोजन एटम काम में ले लूं कुछ इस तरीके से, और तीसरा मैं कोई 3 हेलोजन एटम काम में ले लूं, और इस तरीके से बस ये गिनती जो है वो चलती जाए, यानी अपन 1 2 3 4 5 कितने भी हेलोजन एटम को रिप्लेस करवा सकते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो इसमें जिनमें केवल एक हेलोजन परमाणु होता है इनको अपन बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन्स। जिनमें 2 आ जाएगा उनको बोल देंगे डाई हेलो एल्केन, जिनमें 3 आ जाएगा उनको बोल देंगे ट्राई, 4 आ गया टेट्रा, 5 आ गया पेंटा, 6 हेक्सा। इस तरीके से अपन ये बोल देते हैं कि वो पोली हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। जो मैंने अभी बोला था लास्ट अपना स्पेसिफिक टॉपिक, स्पेसिफिक केस जो अपने को पढ़ना था उसमें अपन और डिस्कस करेंगे इसको। सेकंड देखो अपन इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं नेचर ऑफ कार्बन के आधार पर। कार्बन का नेचर कैसा है, कार्बन अपने को पता है कि 1 डिग्री भी होता है, 2 डिग्री भी होता है, 3 डिग्री भी होता है और 4 डिग्री भी होता है। यहाँ अपन इस 4 डिग्री कार्बन की बात नहीं कर सकते क्योंकि 4 डिग्री कार्बन में तो अपन ने चारों ही वैलेंसी इस कार्बन से पूरी कर दी, तो अब X को कहाँ से जोड़ा जाए इस पे, तो इसीलिए अपन इन 3 टाइप के कार्बन की यहाँ पर बात करेंगे। यानी अगर मैंने ये जो CX बॉन्ड लिया है इसमें हाइड्रोजन मैंने 2 जोड़ दिए, 1 कार्बन जोड़ दिया, तो ये वाला जो कार्बन है वो अपना 1 डिग्री कार्बन हो गया, और इससे अपन ने हेलोजन को जोड़ा है, इसीलिए अपन इसको बोलेंगे कि ये प्राइमरी हेलो एल्केन्स या फिर एल्किल हैलाइड है। अगर यही काम मैं 2 डिग्री कार्बन के साथ करूं, यानी इस बार क्या किया, इस कार्बन के साथ में 2 और कार्बन मैंने जोड़ दिए, इस कंडीशन में ये कार्बन आपका 2 डिग्री कार्बन हो गया और बनने वाला जो एल्किल हैलाइड है वो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हो गया, द्वितीयक एल्किल हैलाइड अपना यहाँ पर बन करके आएगा। अगर अपन ने तीनों ही कार्बन परमाणु के साथ में जोड़ दिए, जो जोड़ी हुई तीनों वैलेंसीज हैं इस कार्बन के साथ वो तीनों ही कार्बन परमाणु से पूरी हो रही हैं, तो ये जो कार्बन है वो अपना तृतीय कार्बन यानी कि 3 डिग्री कार्बन होगा, और इस प्रकार से जो हैलाइड अपने पास बन के आएगा उसको अपन बोल देंगे कि ये जो है वो अपना टर्शरी एल्किल हैलाइड यानी कि तृतीयक एल्किल हैलाइड है। इसके अलावा स्पेसिफिक केसेस की अपन बात करेंगे। ये अपन ने देख लिया हेलोजन एटम और नेचर ऑफ C के आधार पर, कार्बन की प्रकृति कैसी है इसके आधार पर। तीसरा और स्पेसिफिक टाइप का अपन करते हैं आगे डिस्कस। इस थर्ड स्पेसिफिक केस में अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर पढ़ेंगे एलाइलिक हैलाइड्स को। एलाइलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन 1 डबल बॉन्ड और इस तीसरे sp3 हाइब्रिड कार्बन से आपका X जुड़ा हुआ हो। वैलेंसीज को कर देते हैं पूरा हाइड्रोजन के साथ में। क्या बोला अपन ने, 3 कार्बन 1 डबल बॉन्ड जिससे sp3 कार्बन से अपना हेलोजन एटम जुड़ा हुआ हो वो अपने एलाइलिक हैलाइड्स कहलाते हैं। इसी तरीके से वाइनिलिक हैलाइड भी अपन इस कैटेगरी में पढ़ते हैं। वाइनिलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है, 2 कार्बन 1 डबल बॉन्ड और इसी डबल बॉन्ड से बॉन्डेड एटम से ही आपका X जुड़ा हो, यानी इस बार जो X है वो sp2 हाइब्रिड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर sp3 के साथ जुड़ा था तो अपन ने बोला एलाइलिक है, अगर sp2 के साथ जुड़ा है तो अपन ने बोल दिया वाइनेलिक है। तीसरा केस, अगर बेंजीन रिंग से कोई और कार्बन जुड़ा हो और इस कार्बन पे अपन ने X एटम को जोड़ा हो,
बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है कार्बन, इस कार्बन से अपन ने X को जोड़ा है, इनको अपन बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड्स। अगर इसके अलावा अपने पास दूसरा तरीका क्या था, इस बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट जोड़ देते तो अपन क्या बात कर रहे होते, हेलो एरीन्स की, इसलिए अपन यहाँ पर वो डिस्कस नहीं करेंगे। अपन ने क्या बोला कि अपन केवल हेलो एल्केन्स के डिस्कशन पर चल रहे हैं, तो हेलो एल्केन्स के डिस्कशन में अपने पास क्या आएगा, बेंजाइलिक हैलाइड। इसमें इस कार्बन को देखो, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपके पास निकल के आएगा sp3, यानी स्पेसिफिक केस में अपन क्या देख रहे हैं कि sp3 एलाइलिक हो सकता है, sp3 बेंजाइलिक हो सकता है और sp2 हमेशा अपना बाइंडिलिक होगा। कंडीशन ध्यान रखना, 3 कार्बन 1 डबल बॉन्ड, 2 कार्बन 1 डबल बॉन्ड। यहाँ पर बेंजीन रिंग से एक कार्बन जुड़ा हो जिस पर एज ए सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापी की तरह अपना हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो। इसके बाद अब अपना क्लासिफिकेशन यहाँ हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो चलो भाई, ये पंडित जी को बुला लो, नामकरण संस्कार की बारी आ गई, दान दक्षिणा तैयार रखो। अरे क्यों बुलाना है भाई, आजकल तो गूगल है, गूगल से सब काम होते हैं। तो चलो अब चलते हैं इनके नामकरण संस्कार की तरफ। नामकरण संस्कार में अपने को पता है अपनी केमिस्ट्री 2 तरीके के नामकरण संस्कार देती है। एक होता है अपना IUPAC नेम, दूसरा होता है अपना कॉमन नेम। ये जो अपने पास में हेलो एरेन्स थे, हेलो एल्केन्स थे, ये इनका IUPAC नेम ही है। इनको अपन बोलेंगे IUPAC में तो हेलो एल्केन, और अगर कॉमन नेम की बात करेंगे तो अपन इन्हीं को बोल देंगे कि ये एल्किल हैलाइड्स हैं। अब देखो, IUPAC सिस्टम अपन ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, वहां से अपन सीखते आ रहे हैं, वही सेम रूल रहेंगे। लंबी कार्बन चेन चूज करनी है, सब्स्टिट्यूट को नंबर 1 पोजीशन देनी है, जितना कम प्रायोरिटी पे सब्स्टिट्यूट को रख सको उतनी कम प्रायोरिटी पे रखना है। डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसको प्रायोरिटी देनी है, कोई और फंक्शनल ग्रुप आ जाता है उसको प्रायोरिटी देनी है। सारे रूल वही हैं जो अपन 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अपन सीधा इसके एक एग्जांपल पे चलते हैं। अगर मैंने एग्जांपल लिया है आपके पास में CH3, CH2, CH2X, 3 कार्बन का मैंने पहला एग्जांपल लिया है। यहाँ X की जगह अपन ClBrI कुछ भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं क्लोराइड को, Cl को अपन यहाँ पर ले रहे हैं। तो देखो 3 कार्बन, हेलो एल्केन में क्या बोलना है, सबसे पहले हेलोजन का नाम लिखना है। तो हेलोजन अपना कौन है, क्लोरीन। कौन से पोजीशन पर है, नंबरिंग इधर से ही करेंगे ना, 1 2 3, फर्स्ट पोजीशन पे नाम हो जाएगा 1 क्लोरो। 3 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड, प्रोप, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है तो अपन क्या बोल देंगे, प्रोपेन। तो इसका नाम हो गया आपका 1 क्लोरो प्रोपेन। और अगर अपन इसके कॉमन नेम की बात करें तो देखो ये वाला कौन सा प्रोपेन है, नॉर्मल है या आइसो है, नॉर्मल है ना, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मल प्रोपिल, क्योंकि वहां लिखा है एल्किल लिखना है अपने को। सिर्फ एल्क में अपन नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग नाम लिखते हैं, बाकी तो जो यहाँ पर लिखा है वो एसडीजी लिखेंगे। तो एन प्रोपिल हैलाइड, हैलाइड कौन है, क्लोरीन यानी क्लोराइड। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा अपने पास में एन प्रोपिल क्लोराइड। इसी तरीके से अगर अपन आइसो वाले की बात करें, यानी क्या किया इस बार, इस कंडीशन पे अपन ने Cl को जोड़ दिया यहाँ पर। तो इस बार भी नोमेनक्लेचर में क्या करेंगे, 1 2 3, कौन सी पोजीशन पर है, क्लोरीन, सेकंड पे। नाम हो जाएगा आपका 2 क्लोरो और 3 कार्बन के लिए फिर से वही प्रोपेन। और अगर बात करें इसके कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम में इस बार अपने को पता है ये आइसो सिस्टम है, तो अपन इस बार क्या बोल देंगे, दिस इज आइसो प्रोपिल क्लोराइड। तो करना क्या है, कॉमन नेम में अपने को आइसो, नियो, सेकेंडरी, इन कंडीशंस का ध्यान रखना है। और IUPAC तो बहुत सिंपल सा है, चेन चूज करो, नंबर दो और काम खत्म करो। तो ये तो नामकरण संस्कार हो गया अपना उन कंपाउंड का जिनमें केवल एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हो। अगर एक से ज्यादा हैलोजन परमाणु आ जाए तो पंडित जी को रिश्वत थोड़ी ज्यादा दे देना, और क्या। तो देखो चलते हैं अपन, अगर एक से ज्यादा हैलोजन परमाणु आ जाए तो उनका नामकरण संस्कार कैसे करेंगे। चलो देखो, सेकेंड टाइप के केस में अपन ने कहा था कि अगर डाई हेलो एल्केन्स अपने पास आ जाए तो अपन क्या करेंगे, कंडीशन ध्यान रखना, सेम टाइप ऑफ हेलोजन एटम वहां पर अपने पास आना चाहिए। दोनों जो हेलोजन एटम है वो सेम होने चाहिए। इसमें अपन 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, एक अपना जेमिनल हैलाइड्स, दूसरा है अपना विसिनल हैलाइड्स। इनको अपन क्या बोलेंगे, अगर दोनों के दोनों जो हेलोजन परमाणु है वो एक ही कार्बन पर जुड़े हों तो उनको अपन जैम हैलाइड बोलेंगे। और अगर वो जो हेलोजन परमाणु है वो एक दूसरे के पास पास वाले कार्बन यानी कि 1 2 पोजीशन पर जुड़े हो तो उनको अपन विसिनल डाई हैलाइड्स बोलते हैं। इन जैम डाई हैलाइड्स का कॉमन नेम जो है वो जेमिनल डाई हैलाइड भी है, जैम डाई हैलाइड भी है और एल्काइलिडीन डाई हैलाइड्स भी हैं। इसी तरीके से अगर अपन विसिनल हैलाइड्स की बात करें तो इनको विस डाई हैलाइड्स भी बोलते हैं, एल्काइलिन डाई हैलाइड्स भी बोलते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू अपन इनको एक्सप्लेन करते हैं। इनके IUPAC नेम ठीक वैसे ही लिखा जाएगा जैसे बाकी कंपाउंड्स का लिखते हैं। तो इनके लिए देखो मैंने बात करी है इस कंपाउंड की। सबसे पहले
दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जोड़ दिए। तो साफ नजर आ रहा है एक कार्बन पर दोनों हैलोजन परमाणु जोड़े हुए हैं। कंडीशन हो गई अपनी जेमिनल हैलाइड्स की। जेमिनल हैलाइड के सीधे कॉमन नेम के पास चलो, एल्काइलिडीन। एल क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन कितने अपने पास? दो नंबर ऑफ कार्बन का मतलब वर्ड क्या आ गया अपने पास? एथ। आगे क्या लगाना है? जो यहाँ पर लिखा है वो सब ऐसा का ऐसा, यानी पीछे क्या लगाना है? इलिडीन, एथाइलिडीन, डाई। हैलाइड में कौन जुड़ा हुआ है? क्लोरीन, तो क्या लिख देंगे? क्लोराइड्स। तो अपना इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? एथाइलिडीन डाई क्लोराइड। इससे ये प्रूव हो जाएगा कि दोनों कार्बन एक ही हैलोजन परमाणु को एक ही पोजीशन पर कैरी करते हैं। अगर इसके आईयूपीएसी नेम की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, वही पुराना वाला काम। चेन चूज करो, नंबरिंग करो। ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन। 1 पे कौन जुड़ा हुआ है? 2 क्लोरीन एटम। क्या लिखेंगे? 1 डाई क्लोरो। कार्बन चेन कितने की है? 2 की, यानी क्या आ जाएगा इस बार? एथेन। 1 डाई क्लोरो एथेन। ये हो गया अपने पास इसका यूपीएसी नेम एज वेल एज कॉमन नेम। दोनों नामकरण अपन ने यहाँ पर लिख लिए। अब देखो यहाँ पे क्या प्रूव हो गया कि 1 पोजीशन पे आ रहा है, और यहाँ मैंने लिखा था 1 पोजीशन पे आएगा। कैसे? इसको भी एक एग्जांपल से अपन चेक कर लेते हैं। इसी के अंदर अगर ये क्लोरीन यहाँ से इस कार्बन पर जोड़ दिया जाए, यानी मैं बात कर रही हूँ इस कंडीशन की जहाँ अपने पास में पास वाले दोनों ही परमाणु पर क्लोरीन एटम आ जाए, तो इनका नाम किस तरीके से लिखेंगे? 1-2 पोजीशन अपने को नजर आ रही है। नाम के पास चलो, एल्काइलिन डाइहैलाइड्स। एल्क वही अपना, नंबर ऑफ कार्बन कितने? 2, यानी क्या आ जाएगा इस बार? एथ, और पीछे क्या लगाना है? जो यहाँ पर लगा हुआ ऑलरेडी, इलीन, एथिलीन। डाइहैलाइड्स में हैलाइड कौन है अपना? क्लोरीन, यानी क्या आ जाएगा? एथिलीन डाई क्लोराइड। और अगर इसका आईयूपीएसी नेम अपन लिखना चाहें तो क्या होगा? ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन। किसी भी कार्बन को 1 नंबर दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्लोरीन तो दोनों पे जुड़ा हुआ है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? 1-2 डाई क्लोरो, और 2 कार्बन की चेन मतलब एथेन। 1-2 डाई क्लोरो एथेन। 1-2 डाई क्लोरो एथेन। दिख रहा है 1-2 पोजीशन है। यहाँ दिख रहा था 1-1 डाई क्लोरो एथेन, यानी 1-1 पोजीशन है। तो अपन क्या कर सकते हैं? हैलोजन परमाणु की केवल पोजीशन को चेंज करके अपन 2 तरीके के डाइहैलाइड्स यहाँ पर बना सकते हैं, विसिनल डाइहैलाइड और जेमिनल डाइहैलाइड्स। इंपॉर्टेंट है इनके बनाने की विधियां, केमिकल रिएक्शन, सब कुछ अपने को पढ़ना है। लास्ट स्पेशल वाले केस में अपन इनको डिस्कस करेंगे। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो अपन पढ़ रहे हैं वो आइसोमेरिज्म, यानी कि समावयवता। क्या करना है? कोई भी एक जो केमिकल फॉर्मूला अपने पास रहे उसी में एटम को रीअरेंज करके अपने को कोई नया केमिकल फॉर्मूला बनाना होगा जो डिफरेंट आईयूपीएसी नाम रखेगा। आइसोमेरिज्म की शर्त क्या है? 2 केमिकल कंपाउंड विथ सेम केमिकल फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट आईयूपीएसी नेम। और आईयूपीएसी नेम अलग अलग होने से क्या फायदा होने वाला? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी। तो देखो आइसोमेरिज्म की अगर अपन बात करते हैं हेलो एल्केन्स के अंदर, तो हेलो एल्केन्स में आइसोमेरिज्म 3 टाइप की देखने को मिलती है। पहली अपने पास आती है चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता की अगर अपन बात करें तो क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ कार्बन चेन। नंबर ऑफ कार्बन चेन चेंज होने की वजह से अपने पास में नाम बदल जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने बात करी है आपसे इस कंपाउंड की, CH3, CH2, CH2, Cl। अपने को साफ नजर आ रहा है 4 कार्बन की चेन है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। 1 क्लोरोब्यूटेन इसका नाम होगा, 1 क्लोरोब्यूटेन। अब इसी में मैंने क्या करा? केवल चेन बदल दी। चेन बदल करके मैंने क्या कर दिया? एक मैथिल ग्रुप को नीचे भेज दिया, ये कर दिया। तो अब देखो क्या मैंने क्लोरीन की पोजीशन बदली? नहीं बदली। ये यहाँ भी 1 पे था, यहाँ भी 1 पे है। ये 1, ये 2 और ये 3। 3 की कार्बन चेन अब अपने पास बच गई। नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 पे मैथिल है और 1 पे क्लोरो है। अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? C। तो हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मैथिल, 3 की कार्बन चेन मतलब कि प्रोपेन। यानी चेन आइसोमेरिज्म में अपने को क्या करना है? इन दोनों का केमिकल फॉर्मूला चेक करो, जल्दी से चेक करो। कितने कार्बन? 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं अपने पास में? 3, 3 6, 2 8 और 1 9। C4H9Cl। यहाँ भी चेक करो, यही फॉर्मूला आ रहा है क्या? आ रहा है ना। तो देखो सेम केमिकल फॉर्मूला है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। इनकी संरचना अपन ने अलग अलग कर दी, उससे क्या फायदा हो गया? आईयूपीएसी नाम बदल गया। आईयूपीएसी नाम बदल गया मतलब दोनों के दोनों क्या हो गए? आपके आइसोमर। और क्योंकि कार्बन चेन में अपन ने चेंज लाया है इसीलिए कौन से हो गए? ये चेन आइसोमर। दूसरा अपन क्या कर सकते हैं? इसी वाले केस में अपन बात कर रहे हैं पोजीशन आइसोमर की, यानी इस बार स्थिति समावयव अपने को बनाना है।
पोजीशन आइसोमर का मतलब मेरे पास में ये 4 कार्बन की चेन थी जिसके अंदर मैंने फर्स्ट पोजीशन के ऊपर क्लोरीन को लगाया था। दूसरा मैं क्या कर सकती हूँ, 1 के बजाय इसको 2 पे लगा सकती हूँ। यानी कि मैं बात कर रही हूँ इस कंपाउंड की कि मैंने 2 पोजीशन पे Cl को लगा दिया। यहाँ नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। यहाँ अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4, यहाँ पे सेकंड पे क्लोरीन आ रहा है, यहाँ पर फर्स्ट पे क्लोरीन आ रहा था। नंबर ऑफ कार्बन चेन में कोई फर्क आया क्या? 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है। इसका नाम होगा 2 क्लोरोब्यूटेन और इसका नाम 1 क्लोरोब्यूटेन। तो अपन ने क्या करा इस बार, केवल इस क्लोरीन की पोजीशन के अंदर चेंजेस को लाया है और क्लोरीन की पोजीशन के अंदर चेंज लाने की वजह से दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो आ गया अपना स्थिति समावयवता का। तीसरी और स्पेसिफिक टाइप की जो अपन बात करेंगे वो है आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कंडीशन क्या लगती है कि आपके पास एक कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन मतलब इस कार्बन से जुड़ी हुई चारों वैलेंसीज आपकी जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। मैंने कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनाया है। इसमें देखो यहाँ मैंने एथिल जोड़ा है, यहाँ पर मैथिल है, यहाँ ब्रोमीन है आपका, यहाँ हाइड्रोजन है, कार्बन जो है वो आपका कायरल कार्बन हो गया। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, इस कायरल कार्बन की अगर अपन मिरर इमेज बनाए तो मिरर इमेज के अंदर ये उस पर सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए का मतलब क्या हो गया, इस कायरल कार्बन को अपन ऐसे शो कर सकते हैं कि डॉट वाला पॉइंट जो है वो अपना कार्बन है। इसके ऊपर देखो मैंने अपने रेंडमली इस तरीके से अभी तक अपने पास में ये जो सिंबल्स हैं वो लगाए हुए हैं। इसका अगर अपन मिरर इमेज बनाए तो मिरर इमेज में क्या होगा, अगर खुद को मिरर में देखोगे तो क्या होगा, सर ऊपर दिखेगा, क्या ऊपर ही दिखेगा ना, ऊपर है तो ऊपर ही दिखेगा, पाँव नीचे है तो नीचे ही दिखेंगे। ऐसा तो नहीं होता ना कि पाँव ऊपर दिखने लग गया और सर नीचे। यानी क्या होता है, केवल अपना दायां हाथ बायां, बायां हाथ दायां, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है, पर ऊपर का नीचे नहीं होता। यानी क्या होगा, जो ऊपर वाली वैलेंसीज है उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो ये साइड वाली वैलेंसीज है ये फ्लिप कर जाएगी, ये उल्टी नजर आएंगी। इस कंडीशन में मैथिल ग्रुप अपना इस तरफ आ जाएगा, एथिल ग्रुप इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पर H है, यहाँ पर Br है। अगर इस इमेज को इस इमेज के ऊपर अपन एज इट इज रखें तो क्या ये सुपर इम्पोज होगा, नहीं होगा। इस हाथ को अगर आप अपने मिरर इमेज में देखेंगे तो ये हाथ आपको कैसा नजर आएगा, इस तरीके से। इसके ऊपर अगर आप इसको रखना चाहो तो आपके दोनों थंब नजर आते हैं, क्या सुपर इम्पोजिशन हुआ, नहीं हुआ। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, अध्यारोपित नहीं हो रही है। यही कंडीशन अपनी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर आती है कि एक इमेज दूसरी इमेज के ऊपर अध्यारोपित नहीं होनी चाहिए। शर्त अपने यहाँ रखिए, कायरल कार्बन अपने पास आना चाहिए। अब ऐसा है कि एल्किल हैलाइड्स में जब अपन बात करेंगे तो कार्बन तो आएगा ही, इसीलिए मैंने यहाँ पर कायरल कार्बन की बात करी है। केवल प्रकाशिक समावयवता की अपन बात करें तो कायरल कार्बन उसके लिए शर्त नहीं होती है। वो क्या शर्त है वो अपन स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में बात करेंगे। अभी के लिए ध्यान रखना कि एल्किल हैलाइड के अंदर कायरल कार्बन अगर वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर अपने पास में मिरर इमेज बन करके आए तो उस कंडीशन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो जाती है। मैंने क्या किया, हेलो एल्केन के अंदर मिलने वाली तीनों टाइप की आइसोमेरिज्म की अपन ने बात करी। पहली थी अपनी चेन आइसोमेरिज्म यानी कि श्रृंखला समावयवता। क्या करना है, कार्बन की चेन को बदल देना है, या तो 3 की या 4 की। जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें एक में 4 की थी, एक में 3 की थी। दूसरा अपने को पोजीशन आइसोमेरिज्म, उसमें क्या करना है, क्लोरीन की पोजीशन को बदला है मैंने 1 से 2 से, यानी किसी भी हैलाइड की पोजीशन को आप बदल दो तो आप बात कर लोगे स्थिति समावयवता की। तीसरा जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, प्रकाशिक समावयवता है, उसमें क्या करना है, कायरल कार्बन लो, मिरर इमेज बनाओ, सुपर इम्पोज करो, नहीं हुई तो ऑप्टिकल एक्टिव है, प्रकाशिक समावयवता प्रेजेंट है। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक अपना आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां, वो अपन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट। और हाँ, डोंट फॉरगेट, वी आर लर्नर्स ऑफ टुडे एंड लीडर्स ऑफ टुमारो।